पूरे देश की तरह राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। 25 लोकसभा सीटों पर मतदान राजस्थान में होना है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार जरूर पार्टी की कोशिश रहेगी कि उस जीत को बरकरार रखा जाए। और उन 25 में से एक सीट पर जीत हासिल की थी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। खेल के मैदान से, सेना से होते हुए राजनीति में पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। एक बार फिर राजनीति के मैदान में दूसरी पारी के लिए आप उतरे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा अपने सफर के बारे में बताइए। आप सेना में थे, फिर खेल में आपने अपना प्रदर्शन दिखाया और फिर राजनीति में भी एक मंत्री के तौर पर काम किया 5 साल। कैसा सफर रहा और किस तरह का अनुभव रहा? देखिए, मैं इसको भगवान का आशीर्वाद समझता हूं कि जीवन में सबसे अनमोल चीज जो होती है वो एक्सपीरियंस होती है। उसको आप खरीद नहीं सकते, आपको वो करके ही सीखना पड़ेगा, उसको तजुर्बा लेना पड़ेगा। तो सेना का अनुभव रहा मेरा, जहां आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करी, ऑपरेशन रक्षक में पार्ट लिया, कश्मीर में थे। फिर भारत के लिए ओलंपिक्स में खेलने का अवसर मिला, वहां पदक जीतने का अवसर मिला। भारत के तिरंगे को लेकर ओलंपिक स्टेडियम में चलने का अवसर मिला। और अब राजनीति में आकर एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनकर, पहली बार में चुनाव जीतकर, मंत्री बनकर, अलग अलग मंत्रालय में खेल मंत्रालय शामिल, और मैं कहता हूं दुनिया के सबसे इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के टीम में काम करने का अवसर मिला। तो ये तो बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है। चलिए, एक सबसे पहली पारी राजनीति में जो रही आपकी, एक सांसद के तौर पर जो 5 साल रहे, 2014 में आप सांसद के तौर पर चुनकर आए, तो 5 साल में क्या कुछ आपने एक सांसद के तौर पर सीखा? क्योंकि आप एक बार फिर से उसी इलाके में मौजूद हैं, उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों ने 2014 में आपको चुनकर भेजा था। 2014 से पहले कई दशकों तक ग्रामीण भारत की लापरवाही हुई है। देश के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज एक योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण भारत में नहीं लगे होते तो ग्रामीण भारत की हाल ऐसे नहीं होते जैसे 2014 में छोड़ के गए थे। जब 70% भारत की आबादी ग्रामीण में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो ये महत्वपूर्ण था कि जितनी भी सरकारें रहीं उनको इस एरिया में फोकस करना चाहिए था। यूथ है यहाँ पर, लड़के लड़कियां हैं, एस्पिरेशनल हैं, काबिलियत रखते हैं, मौके नहीं मिले, बेसिक सुविधा नहीं है। और एक तरह से जो लोकतंत्र का भी जो शक्ति थी, वो लोकतंत्र की शक्ति कमजोर थी, क्योंकि 2014 से पहले तकरीबन 30 साल तक कोई पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं थी। तो जब मिली जुली सरकार खुद ही की चिंता करेगी, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में ही चिंतित रहेगी, जब खुद ही की रक्षा नहीं कर सकती तो देशवासियों की रक्षा क्या खाक करेगी वो? सो द होल पॉइंट इज, 2014 के बाद में एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई, एक मजबूत सरकार आई, और ग्रामीण भारत के अंदर काम करने का जो अवसर मिल रहा है, यहाँ बदलाव जब कोई आता है तो जल्दी दिखाई देता है। सड़कों का विस्तार हो रहा है। अब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये अटल जी ने शुरू करी थी, बट मात्र 5 साल के बाद उनको दूसरा मौका नहीं मिला। एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये उस समय का। मोबाइल फोन्स उस समय आए, अनदर रेवोल्यूशनरी स्टेप जो आज काम आ रहा है। आज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के लिए आपको मोबाइल फोन काम आ रहा है। सो बहुत बड़े रूप में विकास, बेसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करा। जहां इलीगल जो पैसा चला जाता, चोरी चला जाता, वो बंद कर दिया, क्योंकि आपका आधार कार्ड, जनधन खाता और आपका मोबाइल फोन को जोड़ दिया, तो फर्जी जितने भी जहां पेंशन जारी थी, फर्जी स्कॉलरशिप जारी थी, वो बंद हो गई। 1,14,000 करोड़ की चोरी पकड़ी गई उससे। कोई कम बात है 1,14,000 करोड़। और उसी तरह लोगों के जब सीधे बैंक में खाता जाता है, सीधे बैंक के अंदर जब पैसा जाता है, तो 118 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास जा रहा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। मतलब अब जब आप 5 साल बाद दोबारा जब जयपुर ग्रामीण में लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपने लिए वोट मांग रहे हैं उनसे, तो वो जो रिपोर्ट कार्ड जिसकी बात करें, तो 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आप ये सब गिनवाते हैं जो विकास कार्य किए, ये सब इसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, विकास जो किया 5 साल? नहीं, आपको ताज्जुब होगा, हमने रिपोर्ट कार्ड हर साल दिखाया है। हम वो स्टूडेंट नहीं थे
जो माता पिता को अपने रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाते थे, खुद ही साइन करके दे देते थे। हम वो वाले स्टूडेंट हैं जो हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड बना के जनता के बीच में जा जाके इस मौके की तलाश में रहते थे कि कब हम जनता के बीच में जा सकते हैं। तो हमने मौके ढूंढे। देखिए बताता हूँ, बजट जब होता था तो हम चले जाते थे जनता के बीच में, अलग अलग वर्गों से जाके बात करते थे, और 6-6, 7-7 स्टेट्स में जाते थे एक एक मंत्री। उधर से रिपोर्ट मिलती थी कि कहाँ पैसा, कहाँ बजट में कहाँ होना चाहिए। उसके बाद एनिवर्सरी आ जाती थी हमारी, तो फिर हम सबके जाते थे मिलने के लिए, उनसे ग्राउंड रियलिटीज पता चलती हैं। फिर 15 अगस्त में फिर हम जाते थे। हम तो मौके की तलाश में रहते थे कब हम जा सकते हैं। और उस कारण से जो रिपोर्ट कार्ड हमने दिखाया, बार बार दिखाया, अब जनता प्रचार कर रही है। मोदी जी का प्रचार जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे। जी, एक और आपके 5 साल का जो राजनीतिक सफर रहा उसमें एक और पहलू रहा एक मंत्री के तौर पर, और उसमें भी जो 2 मंत्रालय रहे उसमें से एक महत्वपूर्ण मंत्रालय, क्योंकि आप अपने जीवन में खिलाड़ी भी रहे हैं, तो जो खेल मंत्रालय और युवा मामलों का मंत्रालय जो आपके पास रहा, उसको अगर उस पे अगर थोड़ी सी बारीकी से नजर डालें तो क्या ऐसा आपने खेल मंत्री के तौर पर किया जो आप एक खिलाड़ी के तौर पर चाहते थे कि कोई खेल मंत्री करे? खेल मंत्रालय को कोई तवज्जो ही नहीं देता पहले। आप देखिए कि 2018 के अंदर पहले तो हमने हर खेल के अंदर, हर जो इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसे मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो गए, एशियन गेम्स हो गए, उन सब में ऐतिहासिक पदक जीते हैं जो आज तक नहीं जीते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही एक टास्क फोर्स लगाई कि एक्सपर्ट्स को बिठाइए, और मैं चाहता हूं कि उसमें से क्या कदम उठाए सरकार ताकि वाकई में एक विजिबल चेंज आए खेलों के अंदर। और उन्होंने नारा दिया कि जो खेलेगा वो खिलेगा, विच इज फिनोमिनल। यह है कि खेल सिर्फ ओलंपिक्स में जीतने के लिए नहीं खेले जाते, खेल अपने आप में एक शिक्षा है जीवन की। और जब आप खेलते हैं तो आपका चरित्र, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व और बेहतर हो जाता है। तो उन सब को देखकर फिटनेस रिलेटेड हमने एक्टिविटीज करी, हमने उसको प्रमोट करा, हमने स्पोर्ट्स को रिक्रिएशन के लिए और एजुकेशन के लिए हमने प्रमोट करा, हमने एक्सीलेंस को प्रमोट करा। ग्रास रूट स्पोर्ट्स के अंदर इतना इनकलाबी हम एक प्लेटफॉर्म लेकर आए, खेलो इंडिया। एक ऐसे समय जहां कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देता है, वहां पर हम 1000 खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप देते हैं, 5 लाख रुपीज पर ईयर, 8 ईयर्स इन अ रो, 8 साल तक लगातार वो 5 लाख रुपए। और जो मंच भी खेलने का दिया वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दिया। तो और वो लगातार चल रहा है अभी। अब क्या है कि अब उसमें अब सब बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि साहब स्कूल में हम तो खेलो इंडिया में खेलेंगे, क्योंकि उस समय तो जॉब का प्रेशर नहीं होता, आपको पढ़ना है, आपको खेलना है, तो जम के लग रहे हैं। और अब धीरे धीरे ऐसा माहौल हो जाएगा कि आपकी इंटरनेशनल क्लास एथलीट्स स्कूल में तैयार होने लग जाएंगे, और उनको एक स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है आगे तैयार होने की। उसी तरह जो एलीट एथलीट्स हैं वो फाइलों के पीछे दौड़ते थे, हम खुद दौड़ते थे फाइलों के पीछे, अपनी फाइलों को धक्का लगाते रहते थे, परेशान हो जाते थे, ट्रेनिंग ग्राउंड पे होते नहीं थे, वहां पर रहते थे। उसमें भी बड़ा बदलाव आया। अब सीधे अधिकारी जिम्मेदार हैं फाइलों को घुमाने के लिए, खिलाड़ी को आने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप हमने बहुत बेहतर कर दी, हमने स्पोर्ट्स साइंस को जोड़ दिया, बहुत कुछ करा जी। तो बिल्कुल इस वक्त राठौर साहब अपने प्रचार में एक और जगह पहुंचे हैं। ये बातचीत हम जारी रखेंगे थोड़ी देर बाद और पूछेंगे राज्यवर्धन राठौर से कि जो राजस्थान में किसानों की जो समस्या है उसको लेकर उनका और उनकी सरकार का क्या रुख रहेगा आने वाले 5 साल में अगर वो जीतते हैं यहां से, और खासतौर पर पानी की समस्या को लेकर, राजस्थान के गांवों में जो पानी की समस्या है उसको लेकर किस तरह की रणनीति है। जी, तो एक बार फिर राज्यवर्धन राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और आप देख रहे हैं जिस तरह से ये चुनाव प्रचार पर निकले हैं, जगह जगह लोगों से बातचीत, लोगों से अपील, और खासतौर पे लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी अपनी समस्याएं होती हैं। कहीं कोई स्कूल बनवाना चाहता है तो कोई खेल का कोई मैदान बनवाना चाहता है। इस तरह की जो बातें हैं वो एक सांसद के सामने पेश होती हैं जब वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरता है और जनता से आकर मिलता है और बात करता है कि एक बार फिर से उसको वोट दिया जाए। तो राठौर साहब, एक अब खेल के बाद एक और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, और खासतौर पे आपके प्रदेश की बात करें तो वो है किसानों का मुद्दा, और ना केवल आपके प्रदेश का बल्कि पूरे देश भर का मुद्दा है। किसानों से जुड़ा हुआ, खेती से जुड़ा हुआ, और
पिछले चुनाव में भी हमने देखा जिस तरह से किसानों की मदद करने के लिए एक लोन माफी की बात हुई। लोन माफी क्या एक हल है उसका? तो सबसे दो सवाल हैं, एक तो ये कि क्या ऋण माफी एक हल है इन सब मुसीबतों का, और दूसरा आपकी सरकार ने 5 साल में क्या कुछ किसानों के लिए किया और क्या रणनीति है अगर आप फिर एक बार सरकार बनाते? देखिए, नकल में भी अकल चाहिए, है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, 2022 तक हमने अपने लिए लक्ष्य रखा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना है। अब कैसे करना है वो योजना का एक हिस्सा है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यूरिया कोटिंग कर दी हमने, चोरी होती थी, उसके ऊपर नीम कोटिंग कर दी तो वो चोरी होना बंद हो गया। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिया कि ऐसे ही फालतू में इसमें उर्वरक मत डालिए, जो जितना जरूरत है उतना डालिए इसके अंदर। हमने एमएसपी को हमने बढ़ा दिया, 1.5 गुना कर दिया ताकि किसान की जो लागत लगती है उससे उसको वापस आमदनी मिले। हमने जो बीमा था, पहले 50% नुकसान होने पर उनको मुआवजा मिलता था, हमने उसको 33% कर दिया। और साथ साथ ये भी कर दिया कि 15-16 दिन फसल कटने के बाद में भी उसको मुआवजा मिल सकता है। मतलब अगर फसल कट के पड़ी हुई हो तो भी मुआवजा मिल सकता है। हमने बहुत सारे दो खेती के बीच में, 2 क्रॉप्स के बीच में क्या काम कर सकता है किसान, तो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से। ऐसे नहीं कि आए 1, 2, 3, 10 दिन में ऋण माफ कर देंगे। यार ऋण माफी तो हुई नहीं, यहाँ किसी की ऋण माफी नहीं हुई। आप गांव में चल रहे हैं, पूछ लीजिए किसी से भी ऋण माफी हुई हो तो। और अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, कल एक खबर आई है कि मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 3 किसानों की, शाहपुरा के अंदर देवनपुरा गांव है, 3 किसानों की जमीन की नीलामी हो रही है क्योंकि वो ऋण चुका नहीं पाए हैं। तो लोन माफी कहां हुई? तो मतलब राज्य सरकार ने वो काम नहीं किए जो वायदे किए थे। नाराज हैं किसान, गुस्सा हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि भेजी मार्च में, वो 30 लाख जो आवेदन पत्र आए राजस्थान से किसानों के, जो छोटे सीमांत किसान थे, उनकी राजस्थान सरकार ने यही रोक ली कि मोदी जी को पास नहीं पहुंच जाएंगे, नहीं तो 2,000 रुपए खाते में पहुंच जाएंगे। जी, तो ये थी किसानों की बात। और इसके बाद बात करेंगे पानी की, और उसके अलावा इनके विरोधी जो हैं यहाँ पर, वो किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं और उनके जो सवाल हैं उनका क्या जवाब है राज्यवर्धन राठौड़ के पास। अगर आपके घर में पीने का पानी नल से पहुंच जाए तो कैसा रहेगा? बोलो, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या रहेगा? अच्छा, दूसरा अगर आपके गांव में प्राथमिक चिकित्सा का डॉक्टर आपके घर में आकर आपको चेक करके जाए तो कैसा रहेगा? ये दोनों चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में लिखी है और इसी के लिए 25 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे। 25 लाख करोड़ रुपए इन सुविधाओं के लिए अलग रखे। राठौड़ साहब, आप जब प्रचार कर रहे थे अभी, तो मैं बीच बीच में आपके भाषण सुन रहा था और उसमें एक मुद्दा जिसकी आप बार बार जिक्र कर रहे थे वो है पानी का मुद्दा। और राजस्थान में हो और पानी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, खासतौर पे जो घरों तक पानी पहुंचाने की जो बात है, तो उसको लेकर क्या रणनीति है और क्या स्थिति है यहाँ पर आपके इलाके में? देखिए, पानी की समस्या राजस्थान में तो है ही गंभीर, बट मैं समझता हूं कि पूरे देश में और दुनिया में शायद पानी की समस्या है। और उसके कई तरीके हैं कि पानी को किस तरह से हम कंजर्व भी कर सकते हैं और किस तरह से हम चैनलाइज कर सकते हैं, और लोगों को पीने का पानी तो चाहिए ही। अब प्रधानमंत्री जी ने ये हमारे घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में ये दिया है कि हम पीने का पानी लोगों को पहुंचाएंगे, पीने का पानी हम गांव तक पहुंचाएंगे, हम घरों तक पहुंचाएंगे। तो बहुत बड़ा एक जिम्मा है ये, और इसको अगर प्रधानमंत्री जी जब एक बार कहते हैं तो फिर उसको करके रहते हैं। तो मतलब जो पानी का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ी, जिसे कहा जाए, युद्ध स्तर पर उसको टैकल करने की कोशिश की जाएगी। एक और सवाल जो बनता वो यहाँ पर कि इस बार जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा जो है उसमें 2 खिलाड़ी आमने सामने हैं। आपकी जो विरोधी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी एक जानी मानी खिलाड़ी हैं, कृष्णा पूनिया जी। तो किस तरह से आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो राजनीति को खेल ही समझती आ रही है अभी तक। वो पूरे गवर्नेंस को, देश के गवर्नेंस को उन्होंने गेम बनाया हुआ है, जो गेम वो फिक्स करके चलते हैं।
तो जो सरकार जो पार्टी खेलों के अंदर घोटाला कर सकती है, राष्ट्रमंडल खेल जब हुए तो दुनिया हम राष्ट्रमंडल खेल इसलिए कराती है कि देश का मान सम्मान बढ़े। यहाँ पर उल्टा ही हुआ, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई। तो ऐसी पार्टी और ऐसी सोच, इसको हम हराना चाहते हैं और हर हालत में हम हरा के रहेंगे, क्योंकि देश विकसित होना चाहता है और पहली बार गांव गांव तक ये मजबूती, देश की जो अर्थव्यवस्था की ताकत है वो गांव गांव तक पहुंच रही है। आज हम खेलों को लोगों तक ले जा रहे हैं। हम बड़े खेलों को ऑर्गेनाइज करने के उसमें नहीं है। वो इस समय भारत को जो जरूरत है वो छोटे छोटे स्टेडियम्स की है, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिले, हर व्यक्ति को खेलने का एक अपॉर्चुनिटी मिले, और इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जहां डेवलपमेंट पहुंच रहा है, सड़क, बिजली, पानी, वो हम गारंटी कर रहे हैं। जी, आपने कांग्रेस पार्टी की बात की कि किस तरह से वो देखते हैं पूरे विकास के नजरिए को, और वो एक उनकी तरफ से इस चुनाव में एक वायदा किया गया है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? न्याय योजना जिसको वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो घोषणा की कि गरीबों को किस तरह से हर साल 72,000 रुपए मिलेंगे, हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे, तो इस तरह की योजना के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका नारा पता नहीं किसने लिखा, कहते हैं कि अब होगा न्याय। तो 60 साल से क्या कर रहे थे? मतलब तब क्या कर रहे थे जो अब होगा न्याय? ये जनता से आप पूछिए, एकदम से सब बोलते हैं वो कर रहे थे अन्याय। 72,000, वो भी आंकड़े बदलते रहते हैं। जब भी वो भाषण देते हैं अपने आंकड़े खुद ही के बदल देते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन ये नहीं बता पाते कि आप चेक कैसे करेंगे कि लोगों की कमाई कितनी हो रही है। कोई बोलता है टॉप अप करेंगे, कोई बोलता है नहीं टॉप अप नहीं करेंगे, हम सारा का सारा देंगे। ये पैसा कहां से आएगा? सारी योजनाओं को अगर बंद कर दें, जितनी भी स्कॉलरशिप, पेंशन्स वगैरह जो जा रही हैं, आज 118 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास 400 योजनाओं का पैसा जा रहा है। अगर वो सब बंद करेंगे तो हो सकता है ये पैसा हम इकट्ठा कर लें, जो इन्होंने जो प्रॉमिस करा है। इन्होंने सिर्फ चर्चा में आने के लिए कहा है। देखिए, ये इनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने बोला होगा कि साहब आप चर्चा में नहीं हो। जब विपक्ष की बात होती है तो मायावती जी की बात होती है, ममता दीदी की बात होती है, चंद्रबाबू नायडू जी की बात होती है, आप तो चर्चा में ही नहीं हो विपक्ष में। तो कुछ ऐसा करो कि चर्चा में तो आओ कम से कम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जितना बोला है उसका 12 गुना बोल दो, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 72,000 बोल दिया सीधा कैसे, 6,000 जो किसान सम्मान निधि का। जी, आपने इन सभी पार्टियों की बात की, सभी नेताओं का नाम लिया, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, ये सब वो राजनीतिक दल हैं जो कि अलग अलग राज्य में जिनकी पकड़ है। एक महागठबंधन के तौर पर जो एक जिसे कहा जाए एक विकल्प देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई, हालांकि अलग अलग राज्यों में उसकी सूरत अलग अलग है और कांग्रेस पार्टी को उस तरह के गठबंधन में सब जगह वो जिसे कहें प्रमुखता भी नहीं मिली है। तो आप के नजरिए से देखा जाए, बीजेपी के नजरिए से देखा जाए, तो क्या ये एक ऐसा प्रयोग था जो कि और अगर मजबूत तरीके से उभर कर सामने आता तो शायद भाजपा को दिक्कत होती? देखिए, जो विचारधाराएं एक दूसरे से मिलती नहीं हो वो एक ही थाली में बैठ के कैसे खा सकती हैं? ये जनता इतनी मूर्ख थोड़ी ना है। जागरूक जनता है और सोशल मीडिया और आपकी न्यूज चैनल्स का जमाना है। ये सब समझते हैं, हर चीज का आकलन होता है, ये सब समझते हैं। तो इन्होंने कोशिश जरूर करी, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, बट ये अपने मुंह के बल ही गिरे हैं उसमें। जो गठबंधन की राजनीति की जो बात हो रही है उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं देखते आप? हाँ, अभी तक तो ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं एक साथ आने में, और जब टिकट वितरण होगा तब क्या वहां पर हर लोकसभा में जब वहां खींचतान होगी। जी, राजस्थान के बाद दोबारा आते हैं। राजस्थान पे एक इंटरेस्टिंग जो आंकड़े हैं वो ये है कि अभी हाल फिलहाल जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आपकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव हो रहा है तो आपकी पार्टी 25 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर दोबारा जीत हासिल करना चाहती है। तो आपको लगता है विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उनका कुछ असर पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में? 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस घर जा जाके कहती थी कि 2019 में किसी को भी वोट दे देना, 2018 में हमें दे दो। उनको पता था कि मोदी जी की पकड़ बहुत मजबूत है उस समय भी, और इसीलिए ये कहते थे। देखिए, मुद्दे बिल्कुल अलग थे और उन अलग मुद्दों के होने के बावजूद जो ये स्वीप की बात कर रहे थे, वो स्वीप क्या, हम तो चुनाव जीतते जीतते रहे हैं उसके अंदर।
पूरे राजस्थान के अंदर जो वोट का डिफरेंस है वो सिर्फ 1,80,000 वोटों का डिफरेंस है पूरे राजस्थान में। जी। आप सोचिए 0.5%। तो मतलब उस तरह का कड़ा मुकाबला आप इस बार नहीं देखते हैं लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग। एक तरफ मजबूत कप्तान खड़े हैं पूरी टीम के साथ, अपने 5 साल का काम दिखा रहे हैं और कह रहे हैं तो मात्र ट्रेलर है, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। दूसरी तरफ टीम ही नहीं है, लेकिन कप्तान आपस में लड़ रहे हैं, ये कप्तान कौन बनेंगे और काम दिखाने के लिए उनकी नाकामी है पिछले 50-60 साल की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार जिनके पास था पिछले 5 साल से, एक बार फिर चुनावी मैदान में है। जयपुर ग्रामीण से अपनी बात हमारे साथ साझा करते हुए कि क्या रणनीति इस बार रहेगी और किस तरह की, जैसे कहा जाए, प्लानिंग अगले 5 साल के लिए रहेगी अगर इस बार के चुनाव में उनको और उनकी पार्टी को जीत हासिल होती है।